नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि भेंट की। कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में 14 और साल 2021 में 36 पत्रकारों की मौत हुई है। कोरोना महामारी की इस घड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानवीय पहल की और योगी सरकार कोरोना काल में उस पर दिवंगत पत्रकार के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चेयर फॉर इंडिया कार्यक्रम में शामिल हो गए। यह कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के उत्तरावा में आयोजित किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं से संवाद भी करेंगे और टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए रखा गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ओपन जिम का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। शनिवार को उत्तर प्रदेश के पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42 नए मामले सामने आए, जबकि 51 नए लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं अब तक कुल 16,84,925 लोग कोरोना से ठीक हो चुके। कोरोना वायरस की महामारी के शिकार स्वास्थ्यकर्मी से लेकर अध्यापक तक हर वर्ग के लोग हुए। कोरोना की महामारी से कई पत्रकारों की मौत हुई। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। सीएम योगी ने दोपहर 12 बजे हुए कार्यक्रम में दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का चेक और ये कार्यक्रम लोक भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। सीएम योगी के निर्देश पर सूचना विभाग ने पहले ही कोरोना में जान गंवाने वाले पत्रकारों का ब्यौरा जुटा लिया था। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों की सूची तैयार हो चुकी है। बीते 24 घंटों में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 729 रह गई। पॉजिटिव दर बहुत कम रही। वहीं कोरोना का रिकवरी रेट 98% से ऊपर रहा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि गुरुवार को प्रदेश में 2,44,002 सैंपल की जांच हुई। वहीं अब तक कुल 6,52,51,336 सैंपल की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं के परिणाम 31 जुलाई यानी कि आज घोषित कर दिए जाएंगे। एनआईसी की ओर से यूपीएमएससी वेबसाइट पर रिजल्ट शाम 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में अपलोड होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के 29,94,000 और इंटरमीडिएट के 26 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण किया जाना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक परिषद के 10वीं और 12वीं के परिणाम 31 जुलाई यानी कि आज घोषित कर दिए जाएंगे। एनआईसी की ओर से एमपीएमएससी वेबसाइट पर रिजल्ट शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच अपलोड होगा। यूपी बोर्ड ने 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को 9वीं के 50% और 10वीं के प्री बोर्ड के 50% अंक देकर उत्तीर्ण करने की गाइडलाइन तैयार की गई। ऐसे में इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को 10वीं में 50%, 11वीं में 40% और 12वीं प्री बोर्ड की 10% अंक देकर उत्तीर्ण करने की गाइडलाइन के आधार पर परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया। यूपी के सभी जिलों में वीकेंड पर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहता है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहती हैं। लेकिन अब सिर्फ वाराणसी जिले में इस लॉकडाउन के नियम में बदलाव कर दिया गया। वाराणसी में अन्य दिनों की तरह शनिवार को भी बाजार खुले रहेंगे। शनिवार की जगह सोमवार को बंद रहेंगे, यानी कि शनिवार रविवार की जगह अब रविवार सोमवार को बंदी होगी। हालांकि यह बदलाव केवल सावन के महीने के लिए किया गया। वाराणसी के व्यापारियों की मांग पर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया। यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा की नजरें ब्राह्मण वोट बैंक पर है। यही वजह है कि बसपा सम्मेलनों का आयोजन कर ब्राह्मणों को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से इसका आगाज होगा। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बसपा अगले 14 दिनों तक यानी कि 15 अगस्त तक 24 जिलों में ताबड़तोड़ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। बसपा की ओर से जारी कार्यक्रमों के मुताबिक 31 जुलाई से मथुरा में शुरू होने वाले कार्यक्रमों की समाप्ति 14 अगस्त को नोएडा में होगी।
धरना प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने आदि के एक आपराधिक मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी और राज बब्बर समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर दी है। उन्होंने आरोपी गायत्री को 50,000 की जमानत और इतनी ही धनराशि की निजी बंद पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष श्रीषित कुमार मेहरोत्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह, सीनियर एडवोकेट और उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह की ओर से संयुक्त वक्तव्य में झारखंड के अपर जनपद न्यायाधीश उत्तम आनंद की नियोजित हत्या पर कड़ा विरोध व्यक्त किया। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में झारखंड सरकार से मांग की गई कि उचित कार्रवाई कर न्यायपालिका की गरिमा और अक्षुण्णता की रक्षा के दायित्व का निर्वहन न करें, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में आम जनता के विश्वास को प्राप्त करने का काम करें। भदोही में समाजवादी पार्टी की ओर से जनपद में तीनों विधानसभा में पिछड़ा प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार में पूरे प्रदेश में अत्याचार गुंडागर्दी काफी चरम पर है, जिसका जीता जागता उदाहरण पंचायत चुनाव है, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने पुलिस प्रशासन के सामने एक महिला की साड़ी खींची और उनको नामांकन नहीं करने दिया। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 में जनता भ्रष्ट योगी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई जिलों समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आज सूबे के कई जिले चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। वाराणसी में गंगा उस पार बालू के बीच बनाया गया डायवर्जन जलस्तर बढ़ने के साथ डूबने लगा। प्रशासन ने काशी के घाटों को लहरों के वेग से बचाने की बात करते हुए इस नहर को करोड़ों की लागत से कुछ महीने पहले बनवाया था। नहर बनना शुरू हुआ तभी गंगा प्रेमियों और काशी के विशेषज्ञों ने इसे पैसे की बर्बादी बताया। आशंका जताई थी कि गंगा का जलस्तर बढ़ते ही यह डूब जाएगा। अब वही आशंका सच साबित हो रही है। बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने का क्रम संगम नगरी प्रयागराज में भी जारी है। यहां गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। जलस्तर बढ़ने से दोनों नदियों के किनारे की बस्तियों में खलबली मच गई। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी धाम में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे का लोकार्पण करने के लिए आ रहे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर तगड़ी व्यवस्था की गई। 1 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे अमित शाह और मुख्यमंत्री गंगा की आरती कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए पुलिस के करीब 2000 जवान डॉग स्क्वाड के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मिर्जापुर में 1 अगस्त को विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करने आने वाले गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की खबर को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने शहर में रूट मार्च निकाला। रायबरेली में फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे एक दाम्पत्य को सिटी मजिस्ट्रेट ने धक्का देकर भगा दिया। फरियादी ने बताया कि उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसे सिटी मजिस्ट्रेट ने भी धक्का मारकर भगा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से इससे पहले भी अभद्रता करने के मामले सामने आ चुके। फरियादी दंपत्ति को धक्का मारते हुए सिटी मजिस्ट्रेट का वीडियो मीडिया में कैमरे में कैद हो गया, जिससे तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामले का निस्तारण न होने पर दाम्पत्य ने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। किसान आंदोलन को अब बिहार तक ले जाने की तैयारी हो रही। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात की और कहा कि बिहार का किसान काफी परेशान है, इसीलिए आंदोलन बिहार तक ले जाने के लिए राकेश टिकैत से मुलाकात की गई। बिजनौर में जलीलपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बसंतपुर में गांव के 5 साल के सफाई कर्मी सफाई करने नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हजारी रजिस्टर्ड में एक भी हाजिरी नहीं लगी है। चलो सीधे हम आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं
तो लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और जो कोरोना काल में जिन लोगों की जान गई है, चाहे वो पत्रकार हो या किसी विभाग के लोग हो, उनको उन आश्रित परिवारों को धनराशि के रूप में मदद की राशि आज उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं और सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं और कोरोना काल लगातार 2 साल से चल रहा है। 2020 मार्च अप्रैल से कोरोना काल चल रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस कोरोना काल में जान गई है, चाहे वो पत्रकार हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो। उनके परिवारों को मदद के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज यह कार्यक्रम रखा है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। दिवंगत पत्रकारों को आर्थिक मदद के रूप में 10-10 लाख रुपए की धनराशि योगी आदित्यनाथ देंगे। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यह पहल की है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को मदद मिल रही है जिन लोगों के परिवार का सदस्य कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है। तो परिवार को आर्थिक मदद के रूप में योगी आदित्यनाथ 10-10 लाख रुपए देने की बात कही है और यह आज कार्यक्रम रखा गया है। साथ में आपको यह भी बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को भी मदद दी गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 16 महीनों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो चल रही है, दुनिया इस लड़ाई में शामिल है, प्रदेश के लोग भी इसी लड़ाई में शामिल है। चाहे वो मीडिया जगत की बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात की जाए, लगातार लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं अपने देश और अपने प्रदेश की रक्षा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो लोग इस दौरान कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 लाख रुपए की धनराशि मदद के रूप में परिवारों को दे रहे हैं। तो लखनऊ से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ लखनऊ के ऑडिटोरियम भवन में वहां पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वो लोग कहीं न कहीं कोरोना काल में जिनके परिवार के सदस्य जिनकी मौत हुई है, जिनकी जान चली गई है, स्वास्थ्य कर्मियों की बात की जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात की जाए, चाहे वो पत्रकारों की बात की जाए, क्योंकि यही कुछ डिपार्टमेंट थे जो कि इस पूरे लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो चुका था, सब कुछ बंद होने के जैसा हो चुका था, उस समय ये लोग काम पर लगे हुए थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें भी कही है। दुनिया की बड़ी ताकतें कोरोना से त्रस्त हैं, इस तरीके की बात कही है और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी शोक समृद्धि दी है और साथ में ढाढ़स देते हुए 10 लाख रुपए की धनराशि दी है। चलिए अब ताबड़तोड़ खबरों की रुख आगे करते हैं। श्रावस्ती में बह रही राप्ती नदी इन दिनों जबरदस्त कटान पर रही। नदी का दायरा बढ़ते बढ़ते इंडो नेपाल सीमा पर भी पहुंच गया। हाल ही में नदी ने सरहद पर लगे एक पिलर को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं दूसरे पिलर भी कटान की जद में है, जिसके चलते सीमा पर लगा पिलर गायब होने के बाद दोनों देशों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना कोतवाली क्षेत्र के मदवाड़ा गांव में भारी बारिश से मची तबाही में कई मकान गिर गए। मकान गिरने से 5 बच्चे और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रमपुरा इलाके में भारी बारिश के चलते सड़कों और घरों में कई फीट पानी घुस गया। वहीं लोग गंदे पानी में बीमारी फैलने की आशंका से चिंतित है। दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद नालों की साफ सफाई नहीं हुई। बाराबंकी में बच्चों के जानलेवा स्टंट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा। कई बच्चे मौत को दावत देकर पुल से नहर में छलांग लगा रहे। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आगरा के कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं और बाहरी लोगों में लात घूंसी और कुर्सियां चली, जिसके बाद मौके पर हंगामा मच गया और भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंसारी रोड स्थित LIC ऑफिस में दिन निकलने में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचने पर दमकल कर्मियों की कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बदबा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के कलई गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कच्चा मकान ढह गया। मकान के मलबे में परिवार के कई लोग दब गए, जिसके बाद ग्रामीण और पुलिस की टीम रेस्क्यू कर लोगों को बचाने में जुट गई। हमीरपुर में अखिल भारतीय एकता परिषद के कुछ लोगों ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुए एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। अखिल भारतीय एकता परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि महिला ने भगवान परशुराम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिसमें ब्राह्मण समाज आहत है, इसलिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में 23 तारीख को हुई फर्जी लूट की घटना में पुलिस ने खुलासा कर दिया। खुलासों में लूट का मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप का मैनेजर निकला, जो लूट की कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। वहां पुलिस ने मैनेजर सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया और 6,50,000 नगद पैसा, 2 तमंचे, 5 कारतूस बरामद किया। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में दर्जनों ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि लगभग 1 सप्ताह पहले आरोपी युवक ने गांव की एक 7 साल की बच्ची को उठाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब इसको लेकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। फिरोजाबाद में प्राइवेट एडमिशन स्कूल संचालक ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर मौन जुलूस निकाला, जिसमें तमाम स्कूल संचालकों के साथ छात्र भी मौजूद रहे। इस दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष और किड्स कॉर्नर के डायरेक्टर मयंक भटनागर ने स्कूल खोलने की मांग को रखा। फतेहपुर में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खिदिरपुर गांव के पास चलते टेम्पो में अचानक शीशम का पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे कि टेम्पो चालक और सवारी समेत 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। मथुरा के बंदेश्वर स्थित मथुरा मेडिकल हॉल पर दरवाजों को तोड़ने गए चोर दुकान में घुस गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दुकानदार का कहना है कि दुकान में रखे लगभग 25 से 26,000 रुपए चोर ले गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने जल्द से जल्द चोरी की घटना का खुलासा करने की बात कही। लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र के पंचमुखी हनुमान मंदिर में 2 महंत आपस में भिड़ गए, जिसमें धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया। 55 साल का महंत घायल हो गया। वहीं महंतों की खूनी संघर्ष की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और मामले को शांत करवाया गया। संभल के थाना असमोली इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में चांद और जुनैद नाम के 2 तस्करों को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गौमांस, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक सहित गिरफ्तार किया। हरदोई के 52 मार्ग पर एक दूध से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया, जिससे हजारों लीटर दूध सड़क पर बह गया। वही दूध भरकर ले जाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बिजनौर में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के बिजनौर तीरथपुर मार्ग पर भारी भरकम पेड़ एक चलती गाड़ी के ऊपर गिर गया, जिससे कि एक बाइक सवार युवती और उसका बेटा घायल हो गया, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक मोहल्ले में एक निकाह के दौरान किन्नरों ने जमकर हंगामा काटा। दूल्हा बने युवक के साथ पहले ही शादी की जाने की बात कहकर किन्नर उसे अपने साथ ले गए। साथ ही किन्नर ने युवक पर शारीरिक शोषण, मारपीट और अन्य आरोप लगाए। फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश नित्या पांडे ने नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल का कारावास और 14,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत के फैसला सुनाते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के धरतौल में ग्रामीणों ने चोर को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पिटाई के बाद आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने युवक और उसके 3 अन्य साथियों को जेल भेज दिया। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर यात्रियों से भरी मिनी टूरिस्ट बस डिवाइडर पर जा टकराई, जिससे बस में सवार 17 यात्रियों में से 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बताया जा रहा कि चालक को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। कौशाम्बी में एक जज को जान से मारने की कोशिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया। कोखराज थाना क्षेत्र के चकावत चौराहे के पास तेज रफ्तार इनोवा में उसकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में जज बाल बाल बच गए। मामला फतेहपुर के पॉक्सो कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अहमद खान से जुड़ा हुआ है।
एडीजी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि यह महज एक हादसा नहीं था, उन्हें मारने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि 2020 में वह बरेली में तैनात थे। इस दौरान उन्होंने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसने तभी परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी थी। जज ने खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। इटावा के एकदिल थाने के सामने रात के अंधेरे में चोर बरसात का फायदा उठाकर एक कार को चुरा ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एटा में कोतवाली नगर स्थित श्रृंगार नगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर सड़क पर लाठी डंडे और बेल्ट चले। वहीं इस बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। मदरसा बोर्ड का फंड बढ़ाने और गरीब मुस्लिम बच्चों की शादी का अनुदान और छात्रों की तालीम की बेहतरीन को लेकर जमकर प्रशंसा की। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के भदारी कला गांव में दो पक्षों में पुराने जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमीरपुर के लालपुरा थाना क्षेत्र के पोथिया गांव में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने टक्कर मारकर भाग रहे लोडर को चालक सहित पकड़ लिया। फतेहपुर में गाजीपुर थाने के सुल्तानपुर गांव में हत्या करके युवक के शव को हाथ पैर बांधकर पेड़ पर लटका दिया गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बरेली के डोरा चौराहे पर रोडवेज बस ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं लोगों ने शव को रोड पर रखकर रोड जाम कर दिया। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन भारी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मथुरा स्थित गोकुल बैराज के पास बनी सीढ़ियों पर नहाने के लिए 4 युवक अचानक पानी के तेज बहाव के चलते डूब गए। इसे देखकर वहां मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से तलाश कराई जा रही है। कानपुर देहात में भोगनीपुर तहसील के मूसा नगर क्षेत्र में यमुना और सेंगूर के जलस्तर बढ़ गया, जिससे कि कई गांवों का संपर्क टूट गया। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी से निकल रहे हैं। ललितपुर के महरौनी क्षेत्र के ग्राम लरनग में घर में छप्पर में आग लगने से जानवरों की मौत हो गई और घर में रखा भूसा खाक हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी के गुटहिया पिपरा गांव में अचार बनाने के अवैध फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें लगभग 5 क्विंटल सड़ा हुआ अचार पाए जाने पर उसे नष्ट किया गया। विभागीय अधिकारियों से रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो कागज न दिखा पाने से फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के दांदुपुर में टाटा मोटर्स वर्कशॉप पर बेखौफ दबंगों ने हमला कर दिया। वर्कशॉप के मैनेजर को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। आरोप है कि दबंगई के बल पर दबंग फ्री गाड़ी का काम करवाना चाहते थे, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज मांगने पर मैनेजर की जमकर पिटाई हुई। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात पर एक दबंग ने अपने भाइयों के साथ मिलकर तंदूर संचालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सोनारी कनु में घर के अंदर अपने बेड पर पढ़ाई कर रही नवविवाहिता के पैर की अंगुली पर सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना इलाके में टोडा रोड पर छेड़छाड़ के दौरान महिला ने मनचले की बीच सड़क पर पिटाई कर दी, जिसकी पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा कि पैदल जा रही महिला से मनचलों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला ने थप्पड़ों से मनचलों का आशिकी भूत उतार दिया। चित्रकूट में 48 घंटों में लगातार हो रही बारिश से मानीपुर तहसील क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही बरदहा नदी उफान में आने से कई लोगों का संपर्क टूट गया है। अचानक जलस्तर बढ़ने से आरोग्य धाम सहित रामघाट पर दुकानों में पानी घुस गया, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुलेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं 16 अगस्त से चालू होंगी।
उत्तराखंड में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए, वहीं 64 मरीज स्वस्थ हुए। बीते दिनों ही शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अब तक राज्य में कोरोना के कुल 3,42,023 मामले सामने आए, जिसमें से 3,27,979 यानी कि 95% से ऊपर लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 26,449 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 26,408 की रिपोर्ट निगेटिव आई। उधम सिंह नगर में सबसे अधिक 11 लोग संक्रमित मिले। इसके अलावा देहरादून में 7, अल्मोड़ा, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में 5-5, हरिद्वार में 4, पिथौरागढ़ में 2, बागेश्वर और पौड़ी में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिले। हल्द्वानी में लगातार बदल रहे मौसम के साथ डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिलाधिकारी के मुताबिक जिले में डेंगू लार्वा पैदा होने के स्थानों, गली मोहल्लों में पहले चरण की फंगिंग करवा दी गई और ऐसी जगहों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा जहां डेंगू लार्वा पनप सकते हैं। हल्द्वानी के लामाचौड़ के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं कहरसावक पत्रकार अंकित साय और दीपक अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद अस्पताल में दोनों का उपचार कराया जा रहा। चलिए, ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही और खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।